अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है कि गवर्नमेंट नोट छापकर पाकिस्तान की गुर्बत खत्म क्यों नहीं कर देती? किसी करेंसी की वैल्यू कम और किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है और इसको डिसाइड कौन करता है? 1947 में एक यूएस डॉलर पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर था और आज 280 के अराउंड क्यों है? दुनिया के मुल्क जब आपस में ट्रेड करते हैं तो वो यूएस डॉलर में ही क्यों करते हैं? वो अपनी करेंसी में क्यों नहीं कर पाते? ये नोट क्या है और ये कागज का टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। डॉलर नहीं है, बैंकों के पास नहीं है, स्टेट बैंक के पास नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट। बताते चलें डॉलर की कीमत में 53 पैसे का इजाफा हुआ है और 282 रुपए पर US dollar has reigned supreme as the world's most Harry important Dent is currency. making a dire prediction about the market next year. He says 2024 is going to bring, and I'm quoting him now, the biggest crash of our lifetime. ये बात है 7वीं सदी की, जब चाइना में पहली दफा एक नोट जैसी चीज यानी एक नोट जैसे कागज के टुकड़े को इस्तेमाल किया गया कारोबार करने के लिए और जिसे आज की जुबान में रसीद कहा जाता है। ये रसीद इसलिए इस्तेमाल की गई कि उस टाइम पे ट्रेड गोल्ड में हुआ करती थी और गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाना बहुत मुश्किल होता था और उसके चोरी होने का भी डर होता था। बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ ये रसीद पेपर मनी यानी नोट की शक्ल इख्तियार कर गई। ये नोट है क्या? ये कागज का टुकड़ा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि लोग इसे हासिल करने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और कुछ लोग ऑफिस में 8 से 10 घंटे तक काम करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास तो पैसा छापने के लिए मशीनें हैं, तो ये पैसा छाप कर पाकिस्तानी कौम की गुर्बत ही क्यों नहीं खत्म कर देते? ऐसा नहीं हो सकता। आइए इसको एक मिसाल से हम समझते हैं। हमारे पास एक सेकेंड हैंड मोबाइल है, इसकी वैल्यू यानी इसकी प्राइस कौन डिसाइड करेगा? हम कहते हैं कि इसकी प्राइस 100 रुपए है और ठीक उसी टाइम पर 1000 लोग हमारे घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी प्राइस को उस टाइम तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि कोई बंदा उस प्राइस से ज्यादा देने के लिए तैयार ना हो। ठीक इसी तरीके से पूरी दुनिया में चीजों की प्राइस डिसाइड की जाती है और इसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जब हम किसी फ्रूट वाली शॉप पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अनार का रेट ज्यादा होता है और केले का कम। इसका यह मतलब नहीं कि अनार का रंग अच्छा है, इसका मतलब यह है कि अनार की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। और हम कभी कभी सुनते हैं कि चीनी की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में चीनी कम है और लोगों की डिमांड ज्यादा है, यानी उसको खरीदने के लिए लोग ज्यादा हैं। हम फर्ज करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक दिन सोचा कि वो नोट छापकर लोगों की जिंदगियां बदल देंगे और वो नोट छापकर लोगों में तकसीम कर देते हैं। और उससे होता यह है कि जो बाइक चलाने वाला था वो सोचता है कि अब उसके पास पैसे आ गए हैं तो वो गाड़ी खरीदेगा और वो गाड़ी खरीदने जाता है तो देखता है कि उधर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और वो लाइन में वही लोग खड़े हैं जो पहले साइकिल और मोटरसाइकिल चलाते थे और अब गाड़ी लेने आए हैं। पहले 100 लोग गाड़ी खरीदते थे और अब 1000 लोग आ गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए। तो कंपनी ने भी वही किया जैसा कि हमने अपने सेकंड हैंड मोबाइल के साथ किया था। वो रेट उस वक्त तक बढ़ाती रही जब तक कि पहले वाले 100 लोग ना रह गए खरीदने के लिए। 2009 में जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी अपनी अवाम की गुर्बत खत्म करने के चक्कर में। उन्होंने नोट छापकर अपनी अवाम में तकसीम कर दिए। इसके नतीजे में उनकी इकोनॉमी सुधरने की बजाय खराब होना शुरू हो गई और लोग बोरी में पैसे भर के एक ब्रेड खरीदने जाते। गवर्नमेंट के ज्यादा नोट छापने से सिर्फ महंगाई ही ज्यादा होती है। असल फायदा तब होता है जब रिसोर्सेज और सर्विसेज को बढ़ाया जाता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज के रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। ओवरऑल जब सर्विसेज और गुड्स के रेट्स बढ़ते हैं तब महंगाई बढ़ती है। इसको हम इस मिसाल से समझते हैं कि हम सुनते रहे हैं कि रवा साल महंगाई 30% रही है। इसका मतलब यह है कि जो चीज 70 रुपए में आती थी और अब वो हमें 100 रुपए में मिलेगी और महंगाई बढ़ने से सेव किए हुए पैसे पड़े पड़े कम हो जाते हैं और इसी वजह से समझदार लोग अपने पैसों को सेव करने की बजाय डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। अब एक और कंसेप्ट से हम समझते हैं कि पैसा असल में है क्या। आपको पैसा क्यों मिलता है? जब आप इसके बदले में कोई वैल्यू या कोई काम करके देते हैं। एक प्लम्बर को हम पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो इसके बदले में हमें काम करके देता है। और एक दुकानदार को पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो उसके बदले में हमें कोई चीज देता है। मनी इज इक्वल टू वैल्यू। पहले लोग काम करवाकर अनाज वगैरह दे दिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता लोग अनाज वगैरह को छोड़कर उन चीजों की तरफ आ गए जो ज्यादा देर तक खराब नहीं होती थी और उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती थी, जैसा कि सिल्वर, गोल्ड, तांबा वगैरह। हम पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक दिन ऐसा आया जब चाइना ने इस गोल्ड, सिल्वर और तांबा वगैरह को एक कागज के टुकड़े में चेंज कर दिया जिसे रसीद कहा जाता था और वो आहिस्ता आहिस्ता नोट में तब्दील हो गया। अब हमारे जहन में सवाल आएगा कि इस कागज के टुकड़े पर लोग
कारोबार करने के लिए क्यों यकीन करें? इस कागज के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है कि जब गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि आप मुल्क के किसी भी हिस्से में जाएं और इसके ऊपर जितना लिखा हुआ है उतनी आपको वैल्यू मिलेगी। एक कागज के टुकड़े और नोट में यही फर्क है कि नोट के ऊपर स्टेट बैंक के गवर्नर साइन कर ये वादा देते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि जो इसके ऊपर लिखा हुआ है आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी, और इस वादे की इतनी कदर होती है कि इस पे हर कोई यकीन करता है। और इसी तरह जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में उनकी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 वाले नोटों से अपने वादे को उठा लिया था, यानी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था, तो उनके 500 और 1000 वाले नोट नहीं रहे थे, पैसे नहीं रहे थे, बल्कि आम कागज के टुकड़े बन गए थे। तो दोस्तों अब हमें यह तो समझ आ गई है कि गवर्नमेंट के साइन किए हुए जो पैसे हैं, जो नोट हैं, उनसे हम अपने मुल्क के अंदर तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करनी हो तो क्या वो हमारी करेंसी को क्यों मानेंगे और हम उनकी करेंसी को क्यों मानेंगे? इस तरह से दुनिया को एक दूसरे की करेंसी पर ट्रस्ट नहीं था, और उनको ट्रस्ट था गोल्ड और सिल्वर पे, और उसी की बेस पे ट्रेड हुआ करती थी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, इतने ज्यादा गोल्ड और सिल्वर को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जाना बहुत मुश्किल हुआ करती थी। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें गोल्ड को करेंसी के साथ अटैच कर दिया गया। मिसाल के तौर पर अगर 1 ग्राम गोल्ड बराबर है 20 रुपए के, और इसी तरह 1 ग्राम गोल्ड बराबर है $2 के, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई $2 यूएसए ले आए और उसके बदले में 1 ग्राम सोना ले जाए, मतलब है कि 1 ग्राम गोल्ड $2 के बराबर है और 20 रुपए 1 ग्राम गोल्ड के, तो इसका मतलब हुआ कि $2 बराबर है 20 रुपए के। इस तरीके से दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड ट्रस्ट बहाल हो गया, क्योंकि दोनों को पता था कि ट्रेड करने के बदले में जो करेंसी आ रही है उसको कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और साथ में यह भी रूल पास हो गया कि एक मुल्क उतने ही नोट छाप सकता है जितना उसके पास सोना होगा, ताकि अगर कोई मुल्क करेंसी वापस करके सोना यानी गोल्ड लेना चाहे तो उस मुल्क के पास जिसकी करेंसी वापस की जा रही है उतना गोल्ड हो। और ऐसा करके मुल्कों ने आपस में ट्रेड करना शुरू की, और असल में ट्रेड तो गोल्ड के बदले में ही हो रही थी, करेंसी तो एक जरिया थी। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड इतना अच्छा था तो इसको हटाया क्यों गया और डॉलर ही को क्यों ट्रेड का बेस बना दिया गया? इस सवाल के जवाब के लिए हम जाते हैं वर्ल्ड वार 2 की तरफ। इस जंग में बहुत से मुल्कों ने हिस्सा लिया और बहुत ज्यादा हथियार खरीदे गए। क्योंकि करेंसी गोल्ड बेस्ड थी तो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड यूएसए के पास पहुंचने लगा, क्योंकि यूएसए उस टाइम पर एक बहुत बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर था। इस जंग में बहुत से मुल्कों का गोल्ड खत्म हो गया, और जब जंग खत्म हुई तो बहुत से मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड भी नहीं हो सकती थी। और उस टाइम पर दुनिया का 80% गोल्ड यूएसए के पास था। अब गोल्ड स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला काम नहीं दे रहा था, क्योंकि मुल्कों के पास तो गोल्ड ही नहीं था। अब अगर गोल्ड नहीं है तो नोट नहीं छाप सकते, और अगर नोट नहीं है, पैसे नहीं है, तो इन मुल्कों के लिए ट्रेड करना मुमकिन ही नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका में। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में 2 ऑर्गेनाइजेशंस IMF और IBRT बनाई जाती हैं। IBRT का काम यह था कि जो कंट्रीज इस जंग के नतीजे में तबाह हो गई हैं उनको रीबिल्ड किया जाए, और इसको आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और IMF का पर्पस था कि मुल्क आपस में ट्रेड कर सके। इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि अगर मुल्कों के पास गोल्ड नहीं है तो वो US डॉलर में ट्रेड करें। अब US डॉलर में ही ट्रेड क्यों करें, किसी और करेंसी में क्यों नहीं? इसका जवाब यह है कि उस टाइम पर यूएसए के पास इतना गोल्ड था कि वो उसके बदले में US डॉलर छाप कर पूरी दुनिया में फैला सकते थे। और सेम डे अमेरिका ने यह भी अनाउंस किया कि कोई भी मुल्क हमारे पास डॉलर लाकर गोल्ड लेके जा सकता है और गोल्ड लाकर डॉलर लेके जा सकता है, और 1 औंस उन्होंने वैल्यू $35 रखी। अब इसका फायदा यह नजर आ रहा था कि हर मुल्क किसी ना किसी रिसोर्स में अच्छा होता है, तो वो यूएसए के साथ ट्रेड कर कर एक्सपोर्ट कर कर डॉलर लेके जा सकता था। डॉलर का होना मतलब गोल्ड का होना, और वो डॉलर को किसी भी टाइम पर गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये तरीका बन गया ट्रेड करने का, और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने का। इस तरह से US डॉलर एक तरह से हर मुल्क की रिजर्व करेंसी बन गया। तकरीबन हर मुल्क के पास डॉलर रिजर्व हो गए और ये एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर काम करने लगा। लेकिन फिर क्या, जब वियतनाम वॉर शुरू हुई और यूएसए की इकोनॉमी गिरने लगी, इस वॉर के नतीजे में यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी, तो यूएसए ने गोल्ड के बदले ज्यादा डॉलर छापने शुरू कर दिए, और इस तरीके से डॉलर पूरी दुनिया में फैलने लगे। और साथ साथ ही दूसरे मुल्क भी कुछ स्टेबल हो रहे थे, तो उन्होंने
डॉलर वापस करके गोल्ड लेके जाना शुरू कर दिया। 1965 में चार्ल्स डी, जो कि फ्रांस के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी नेवी को यूएस से भेजा और डॉलर वापस कर एक शिप गोल्ड का अपने मुल्क वापस ले आए। इस तरह से दूसरे मुल्क भी यही करने लगे और अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी। ये सब होता देखकर उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में गोल्ड को डॉलर के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब था कि अब गोल्ड को डॉलर और डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। अब क्योंकि सारे मुल्कों के रिजर्व्स डॉलर में थे, तो उनकी मजबूरी बन गई कि वो डॉलर में ही ट्रेड करें। इस तरीके से डॉलर ग्लोबल करेंसी बनकर उभरा। अब रहा सवाल, किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम और किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है और इसको डिसाइड कौन करता है? इसका जवाब है डिमांड एंड सप्लाई। हर मुल्क की एक करेंसी होती है। अगर आपको कोई सामान या सर्विसेज लेनी है तो आपको उसी पर्टिकुलर करेंसी में ट्रेड करना पड़ता है। यानी जब हम कोई चीज यूएसए से खरीदेंगे चाहे ऑनलाइन, तो हमारी करेंसी को पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा और ये काम पीछे से बैंक कर रहे होते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। जब एक मुल्क ज्यादा वैल्यूएबल चीजें बना रहा होता है या सर्विसेज ज्यादा अच्छी दे रहा होता है दूसरे मुल्क के मुकाबले में, तो उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा होगी। बाकी मुल्क जब अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर मुल्क की करेंसी में, तो उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश वर्ल्ड्स नंबर 1 लैंग्वेज यानी ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बनी, तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।